जय हिंद। मेरा नाम सहरिश सिद्दीकी है और मैं वर्तमान में सीनियर कमांडेंट 3rd बटालियन या तृतीय वाहिनी रेलवे सुरक्षा विशेष बल लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज के इस वेबिनार में मैं आप सबसे एक बहुत ही अहम विषय में चर्चा करूंगी, जो कि रेलवे सुरक्षा बल की एक अहम ड्यूटी ही नहीं बल्कि आज के युग में आरपीएफ की कार्य प्रणाली की रीढ़ की हड्डी बन चुका है। मैं बात कर रही हूँ आरपीएफ की ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी के संबंध में। आइए पहले हम जान लेते हैं आरपीएफ के एवोल्यूशन के बारे में। The history of RPF is as old as the history of Indian Railways itself. चाहे वो कंपनी पुलिस के रूप में हो, वॉच एंड वार्ड हो, या जैसे आप वर्तमान में आज आरपीएफ से रूबरू हैं, आरपीएफ किसी न किसी अवतार में इंडियन रेलवेज के साथ जुड़ी रही है। हालांकि आरपीएफ का ये जो रोल है ये फ्लक्स में रहा है और समय के साथ आरपीएफ की कार्य प्रणाली हो, आरपीएफ का रोल हो या आरपीएफ का लीगल मैंडेट हो, ये बदलता रहा है और आरपीएफ कदम से कदम मिलाकर चलने पर विश्वास करने वाली फोर्स है। कॉलोनियल समय पे जब अंग्रेज भारत पे राज करते थे तो रेलवे का विस्तार ईस्ट इंडिया कंपनी और तदुपरांत अंग्रेजी शासकों के वेस्टेड इंटरेस्ट, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ट्रेडिंग, कमर्शियल एसेट्स को सुरक्षित रखने के रूप में किया गया और इसीलिए रेलवे संपत्ति की सुरक्षा को वरीयता दी गई। आज़ादी के उपरांत रेलवे एक स्ट्रेटेजिक एसेट तो माना ही गया और उसका नेशनलाइजेशन किया गया और 1957 में आरपीएफ एक्ट के माध्यम से रेलवे के लिए आरपीएफ को एक स्टैट्यूटरी बेसिस से नेशनल फोर्स का गठन करते हुए आरपीएफ को नवजीवन मिला। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में रेलवे सामाजिक विकास और रीजनल कनेक्टिविटी का एक महत्वपूर्ण साधन बनी और इसी के साथ आरपीएफ का जो फोकस प्रॉपर्टी सेंट्रिक था वो भी धीरे धीरे समय के साथ पैसेंजर सेंट्रिक होने लगा। 2003 एक बहुत ही अहम लैंडमार्क है आरपीएफ की हिस्ट्री में और इसमें आरपीएफ एक्ट में संशोधन करके आरपीएफ के लीगल मैंडेट को बढ़ाया गया और इसमें जहां ड्यूटीज ऑफ द फोर्स में पहले सिर्फ रेलवे की प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट एंड सेफगार्ड करने का कर्तव्य और दायित्व दिया गया था, उसको बढ़ाकर पैसेंजर्स और पैसेंजर एरिया जैसे शब्दों को जोड़ा गया। डेफिनेशन सेक्शन में पैसेंजर एरिया में खास तौर से ट्रेन को भी इंक्लूड करा गया और पैसेंजर एरिया माना गया। इसी के साथ साथ 2003 में रेलवेज एक्ट में भी अमेंडमेंट लाया गया और जो रेलवे एक्ट में ऑफेंसेस हैं उसके लिए आरपीएफ को भी एम्पावर और सशक्त किया गया और इसमें रेलवे से संबंधित कई कॉमन ऑफेंसेस जैसे कि अलार्म चेन पुलिंग हो गया, महिला कोच में अनधिकृत रूप से यात्रा करना या फिर न्यूसेंस क्रिएट करना, टिकट टाउटिंग करना, फुटबोर्ड या ट्रेन के रूफ में ट्रैवल करना जैसे अपराधों को, ऑफेंसेस को रखा गया। आरपीएफ के इस सफर में जहां वो प्रॉपर्टी सेंट्रिक से पैसेंजर सेंट्रिक फोर्स बनती चली गई, वहीं पे उसके दायित्वों का भी विस्तार होने लगा। 2003 के बाद 2008 में एक बहुत ही हीनस और ट्रैजिक घटना 2008 का मुंबई टेरर अटैक, जिसमें रेलवे को और रेलवे के यात्रियों को निशाना बनाया गया, उसके बाद भी रेलवे सुरक्षा के प्रति और व्यापक रूप से चेतना बढ़ी और आरपीएफ की जिम्मेदारियों का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक्सपेंशन हुआ। कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स इन रेलवे सिक्योरिटी लाए गए और इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम जैसी सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया। आरपीएफ ने बहुत प्रोएक्टिवली इस चेंज को एम्ब्रेस किया, टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस किया, सेवा ही संकल्प जैसे स्लोगन को अपनाया और पैसेंजर फैसिलिटेशन में आज एक अहम भूमिका निभाती है। हम अगर बात करें कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, वाई ट्रेन एस्कॉर्टिंग, आरपीएफ अपनी ड्यूटी में कई डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्यूटीज़ करता है,
जिसको हम पेट्रोलिंग ड्यूटी कह सकते हैं, गार्डिंग ड्यूटी, बंदोबस्त ड्यूटी, पिकेटिंग ड्यूटी, और उन्हीं में से एक है ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी। सारी इन अलग ड्यूटियों की कुछ विशेषताएं हैं। ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी गाड़ी को, किसी भी वाहन को कुछ व्यक्ति अकम्पनी करते हैं और उसको सुरक्षित या तो ट्रांसपोर्ट करके ले जाते हैं या लाते हैं। इसमें या तो रनिंग ट्रेन की एस्कॉर्टिंग हो सकती है, रेलवे कैश की एस्कॉर्टिंग हो सकती है, या फिर किसी व्यक्ति की वीआईपी एस्कॉर्टिंग भी हो सकती है। आज के दौर में आरपीएफ, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत कई मिशंस चला रही हैं, ऑपरेशंस चला रहे हैं और उसकी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निर्वहन कर रहे हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति आरपीएफ बहुत सजग है। लगभग 20 से अधिक मिशंस और ऑपरेशंस आरपीएफ चला रही है, और ये जितने भी मिशंस और ऑपरेशंस चल रहे हैं, इन सभी में आरपीएफ की एस्कॉर्टिंग ड्यूटी की अहम भूमिका है। आइए मैं आपको कुछ केस स्टडीज से अवगत कराती हूँ। ये सारी सत्य घटनाएं हैं और ये सभी इसी वर्ष 2024 की हैं। 1 जुलाई की घटना लेते हैं। आरपीएफ की ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी आरपीएफ पोस्ट बलंगीर की धनबाद अलप्पी एक्सप्रेस, जो कि बलंगीर से झारसुगुड़ा जा रही थी, उसमें उन्होंने नोटिस किया कि कुछ व्यक्ति हैं जिनके पास रिजर्व टिकट भी है। वो लोग 2 बड़े साइज के ट्रॉली बैग्स ले जा रहे हैं और उनकी गतिविधियां कुछ संदिग्ध लगने पर उन्होंने उनसे क्वेश्चनिंग करी और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया कि उनके पास ड्रग्स उस ट्रॉलीज में भरे हुए थे। 77 kgs ऑफ ड्रग्स की रिकवरी हुई, जिसको आरपीएफ ने सीज किया और फिर उनको एक्साइज डिपार्टमेंट को हैंडओवर किया गया और इसमें केस दर्ज किया गया। इसी तरह आइए चलते हैं एक और घटना की तरफ, उसको भी देखते हैं। ये है अब एक भुसावल डिवीजन की घटना। जून 2024 में कुछ एस्कॉर्ट पार्टी आरपीएफ के सदस्य ट्रेन नंबर 3201 में ट्रेन एस्कॉर्टिंग कर रहे थे, और जब ट्रेन वागली स्टेशन पर आके रुकी, करीब रात के 2:45 बजे की वारदात घटना है, तो एस्कॉर्ट पार्टी बड़ी मुस्तैदी से नीचे उतरी और उन्होंने जो बैठे हुए यात्री थे वहाँ पे पेट्रोल करना शुरू किया और उनसे पूछना शुरू किया कि सब ठीक है कि नहीं है। और फ्रंट में जो जीएस कोच था उसमें बैठे 5 व्यक्तियों ने उनको अवगत कराया कि जब ट्रेन जलगांव में थी, जलगांव स्टेशन में कुछ व्यक्ति ट्रेन में चढ़े थे और उन्होंने हम लोगों के मोबाइल फ़ोन सबके छीन लिए, हमारा पैसा छीन लिया और अभी वागली में वो लोग उतर गए हैं। ट्रेन एस्कॉर्ट जो पार्टी थी आरपीएफ की, उसने तुरंत मौके पर कार्यवाही करी। उसने फौरन अपने कंट्रोल रूम को सूचना दी, डीएससीआर भुसावल को, और भुसावल डीएससीआर ने तुरंत पूरे सिस्टम को एक्टिवेट करते हुए जलगांव स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज निकाला गया। कौन वो व्यक्ति थे जो चढ़े, जो डिस्क्रिप्शन एस्कॉर्ट पार्टी ने विक्टिम से लिया था, उसके अनुसार सीसीटीवी से उनकी शिनाख्त कराई गई, फ़ोटोज़ निकाली गई, तुरंत पैसेंजर्स को वो फ़ोटोज़ दिखाई गई और उन्होंने कहा हाँ यही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारा सामान लिया है। और 12 घंटे के अंदर, एक घटना घटित होने के 12 घंटे के अंदर उन सभी लोगों को पकड़ लिया गया। जो मोबाइल लोकेशंस थी वो ट्रैक हो गई, जो फ़ोटोज़ और जो आइडेंटिफिकेशन किया गया था उससे एक सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कर लिया गया और केस सॉल्व कर लिया गया। और इन दोनों घटनाओं का जो मैंने अभी आपको जिक्र किया, उन दोनों की मैंने फ़ोटोज़ भी यहाँ पे इस स्लाइड में डाली हुई हैं। इसके अलावा एक तीसरा केस है, ये क्राइम से रिलेटेड नहीं है बट ये बहुत ही मानवीय एक केस है, इसको भी मैं आपके सामने लाना चाहूँगी। ये घटना है मार्च 2024 की, लखनऊ डिवीज़न एनी रेलवे की। इसमें भी ट्रेन 5009 में रेलवे सुरक्षा बल की अनुरक्षण पार्टी आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी थी और रात को ये पार्टी गोरखपुर से गोंडा ट्रेन एस्कॉर्ट कर रही थी। रात को करीब 12 बजे जब ट्रेन उसका बाज़ार स्टेशन पे पहुंची तो उन्होंने ट्रेन के अंदर ही जनरल कोच में S3 कोच में देखा कि एक
13 ईयर ओल्ड 13 वर्ष की एक लड़की है जो घबराई हुई है, और उन्होंने उसको काम डाउन किया, बहुत ही एम्पैथी के साथ मौके पे अच्छा परिचय देते हुए एम्पैथी का उन्होंने उससे पूछा कि क्या बात है, सब ठीक है कि नहीं है, और तब उसने बताया कि उसको कोई अपरिचित व्यक्ति उसके घर से उठा के ले गए हैं और किसी तरह वो ट्रेन में अभी उनसे बच के भाग लिए। इसकी सूचना तुरंत एस्कॉर्ट पार्टी ने अपनी कंट्रोल रूम को दर्ज कराई और कंट्रोल रूम ने लोकल पुलिस में समन्वय कर स्थापित किया। ये पता करा कि उस लड़की की एक्चुअली अपहरण की एफआईआर ऑलरेडी दर्ज थी 24 घंटे पहले। दोनों मामलों को कनेक्ट किया गया और उस लड़की को सेफली उसके घर तक पहुंचाया गया। इन 3 घटनाओं से मैं आपको क्या बताना चाह रही थी, इन 3 घटनाओं में हमने देखा कि आरपीएफ की 3 डिफरेंट एस्कॉर्ट पार्टीज ने कितनी अच्छे से मौके पर अपनी कर्तव्य परायणता का और सूझबूझ का परिचय दिया। ये सब संभव इसलिए हो पाया क्योंकि आरपीएफ के जो कर्मी थे जो उस ट्रेन को एस्कॉर्ट कर रहे थे, उन्होंने कुछ अहम बातों का ध्यान रखा। जब भी आप ट्रेन एस्कॉर्टिंग करते हैं तो आपके पास 2 बहुत अच्छे अवसर हैं। एक है क्राइम प्रिवेंशन एंड रेस्क्यू की और दूसरे हैं पैसेंजर फैसिलिटेशन की। क्राइम प्रिवेंशन एंड रेस्क्यू में सबसे अहम बात है विक्टिम प्रोफाइलिंग और क्रिमिनल प्रोफाइलिंग। यदि आप अलर्ट हैं तो आप जब ट्रेन को एस्कॉर्ट करते हुए जाते हैं, ट्रेन के अंदर जब आप पेट्रोल करते हुए जाते हैं, तो आप हर पैसेंजर को एक एनालिटिकल या इवन मैं कहूँगी शक की नज़रों से अगर देखें और उसकी पड़ताल करें तो आप कई हद तक ये बता सकते हैं कि कौन सस्पिशियस है और कौन परेशान लग रहा है या दुखी लग रहा है या किसको हेल्प की ज़रूरत है। ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते एक आरपीएफ का ऑपरेशन है जिसमें आरपीएफ खोए हुए बच्चों को या जो बच्चे इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है उनको रेस्क्यू करती है। इस वर्ष में 2024 में अगस्त तक का ही अगर मैं सिर्फ 8 महीनों का आंकड़ा दूँ तो 10,000 से ज़्यादा बच्चे आरपीएफ रेस्क्यू कर चुकी हैं। अधिकांश जो ऐसे केसेस हैं वो उन व्यक्तियों के द्वारा किए जा रहे हैं जो ट्रेन में एस्कॉर्टिंग कर रहे हैं। इसी के और आगे अगर हीनस क्राइम्स की बात करें तो आरपीएफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगेंस्ट बहुत अच्छा एक्शन ले रही है ऑपरेशन आहट के अंतर्गत, और इस वर्ष विगत वर्ष भी 250 से ज़्यादा ट्रैफिकर्स को आरपीएफ की हेल्प से अरेस्ट किया गया है और 1000 से ज़्यादा बच्चों को ट्रैफिकिंग से रेस्क्यू किया गया है। सिर्फ बच्चे ही नहीं, अडल्ट्स भी हो सकते हैं, भले ही वो महिला हो पुरुष हो। ऑपरेशन डिग्निटी के अंतर्गत अडल्ट्स को भी बचाया जा रहा है और रेस्क्यू किया जा रहा है, और विगत वर्ष 2023 में 3400 से अधिक ऐसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। आजकल एक बड़ी पॉपुलर मूवी आई है लापता लेडीज़, उसमें भी इसी तरीके का एक केस है जो सुनने में अटपटा लगता है कि क्या कोई अडल्ट महिला खो सकती है, लेफ्ट बिहाइंड हो जाए या फॉलन हो जाए, मिसिंग हो जाए, या अगर कोई मान लीजिए इवन ड्रग एडिक्ट्स हों, इस तरीके की भी महिलाओं को या पुरुषों को रेस्क्यू करने का काम आरपीएफ ऑपरेशन डिग्निटी के अंतर्गत कर रहा है। इसके अलावा एक बहुत ही उत्कृष्ट मिसाल ड्यूटी की जो आरपीएफ दे रही है, मैं कहूँगी इवन गोइंग बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी, अपनी खुद की लाइफ को रिस्क में लगा के, वो है मिशन जीवन रक्षा, जिसमें भले ही वो स्टाफ हो जो प्लेटफॉर्म ड्यूटी पर तैनात हो या अधिकतर केसेस में जो ट्रेन एस्कॉर्टिंग का स्टाफ है वो लोगों की जान बचाने में बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और ऐसे व्यक्ति जो ट्रेन को जल्दी जल्दी पकड़ने के चक्कर में ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में स्लिप करके गिर जाते हैं या ट्रैक के सामने आ जाते हैं, ऐसे लोगों को वक्त रहते मौके से बचाना मिशन जीवन रक्षा के अंतर्गत हमारे आरपीएफ के जवान बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्राइम कंट्रोल और प्रिवेंशन की जहाँ तक बात है उसमें भी आरपीएफ के कई और ऐसे मिशन चल रहे हैं, जैसे मिशन यात्री सुरक्षा जो आईपीसी क्राइम्स को रिलेटेड है, ड्रगिंग, रॉबरी, लगेज लिफ्टिंग, या इवन जो इमरजेंसी रिस्पॉन्स रेल मदद ऐप
रेल मदद में 139 में या ट्विटर में आता है, उसमें 3 लाख से ज़्यादा रिस्पॉन्सेज हम लोग देते हैं इस तरह की कॉल्स को। पिछले वर्ष 3 लाख से अधिक दिए और इस वर्ष 2024 में अगस्त के महीने तक ही वो 3 लाख का आंकड़ा हो चुका था पूरा, जिससे हमें ये पता चलता है कि हर साल कैसे इसमें प्रगति हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन सब हेल्पलाइंस को यूज़ कर रहे हैं। इन हेल्पलाइंस में भी अधिकांश भूमिकाएं ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी की हैं, जहां कॉल फॉर हेल्प आती है रनिंग ट्रेन के अंदर और आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी को डीएससीआर कंट्रोल द्वारा मैसेज किया जाता है और वो मौके पर कार्यवाही करते हैं। इसके अलावा रेल प्रहरी ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सतर्क हो रिकवरी ऑफ टोबैको या लिकर के लिए, या ऑपरेशन नार्कोस हो जो एनडीपीएस एक्ट आपके साइकोट्रोपिक ड्रग्स एंड सब्सटेंसेस के अगेंस्ट आरपीएफ का काम हो, फेक करेंसी रिकवरी हो, वीलैप ऑपरेशन वीलैप जो हमारे देश की प्राकृतिक धरोहर की रक्षा करने के लिए, वाइल्ड लाइफ जो रिस्ट्रिक्टेड है फ्लोरा फौना उनकी स्मगलिंग को रोकने के लिए जो ट्रेन के माध्यम से की जाती है, उसमें ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी की बहुत अहम भूमिका रहती है। क्राइम प्रिवेंशन के अलावा जो दूसरा पहलू है वो है पैसेंजर फैसिलिटेशन का, कि आप पैसेंजर्स को कितनी हद तक हेल्प कर सकते हैं, और इसमें सबसे अधिकांश रोल आता है हमारी सॉफ्ट स्किल्स का और एम्पैथी का, और जो हमारा आज का नया अपनाया हुआ हमारी जो आरपीएफ की टैगलाइन है कि सेवा ही हमारा संकल्प है। इसमें भी ऑपरेशन मातृ सुरक्षा हो गया, जहां हमारी आरपीएफ की जो महिलाएं हैं, कई बार उन्होंने जो फीमेल पैसेंजर्स हैं जो इन एडवांस स्टेजेस ऑफ डिलीवरी हैं उनकी ऑनर को प्रोटेक्ट करते हुए कई बार ऐसी इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी के चलते मौके पर ट्रेन के अंदर या प्लेटफॉर्म पे डिलीवरी कराने में सहायता कराई हो। वो ऑपरेशन मातृशक्ति में हम लोग आरपीएफ हेल्प करती है। ऑपरेशन उपलब्ध हो गया, ऑपरेशन समय पालन, ऑपरेशन संरक्षा, ऑपरेशन जन जागरण, पब्लिक अवेयरनेस कैंप्स, ऑपरेशन अमानत, यात्रियों का जो सामान छूट जाता है ट्रेनों में या इवन प्लेटफॉर्मों में, उसको हमारी आरपीएफ पार्टी उनको वापस सुपुर्द कराती है, और ये भी करोड़ों करोड़ों की संपत्ति आरपीएफ वापस करा रही है। 50 करोड़ से अधिक की संपत्ति अगस्त महीने तक 2024 वर्ष में आरपीएफ ने उनके ओनर्स को सुपुर्द कराई है। और इसके अलावा पैसेंजर फैसिलिटेशन में एक सबसे मुझे जो लगता है अहम और प्रथम नंबर पे मैं इस मिशन को रखूंगी, वो है मिशन महिला सुरक्षा, जो मेरे दिल के करीब बहुत है। इसमें हो सकता है रेलवे एक्ट की धारा 162 जिसमें महिला कोच में अनारक्षित व्यक्ति जो ट्रैवल करते हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही हो, या हमारी आरपीएफ की जो मेरी सहेली की स्क्वाड्स चल रही हैं। मेरी सहेली स्क्वाड्स आरपीएफ की विमेन एस्कॉर्टिंग टीम्स होती हैं जो अकेले चल रहे महिलाओं को जब ट्रेन रिजर्वेशन चार्ट बनता है तो आइडेंटिफाई करा जाता है, उनको जाके अप्रोच करती हैं, पूछती हैं कि आपको किसी चीज़ की हेल्प की ज़रूरत तो नहीं है। उनका विशेष काम यही है कि महिला यात्रियों पे फोकस करें, और कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर ये रखा गया है। यहाँ मैं आपको अपना भी एक उदाहरण देना चाहूँगी। ये मेरा व्यक्तिगत उदाहरण है कि मैं जैसे आपको बता रही थी कि 2003 में रेलवे एक्ट में और आरपीएफ एक्ट में संशोधन किया गया, और इसी 2003 के बाद ही ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटीज़ का बहुत ही विस्तृत रूप से रेलवे कार्यप्रणाली में और आरपीएफ कार्यप्रणाली में इसको अपनाया गया। मैं आपको 2003 के पहले का एक उदाहरण देना चाहती हूँ, जब ट्रेन एस्कॉर्टिंग उस तरह से नहीं, मेरे ख्याल से पैसेंजर ट्रेन एस्कॉर्टिंग तो थी ही नहीं, गुड्स ट्रेन एस्कॉर्टिंग, रेलवे कैश एस्कॉर्टिंग पे प्रॉपर्टी सेंट्रिक फोकस था। जब मैं अभी कुछ दिन पहले अपने घर में सफाई कर रही थी तो मुझे अपने कॉलेज की एक हॉस्टल मैगजीन मिली जिसको स्टूडेंट्स ही प्रकाशित करते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की लेडी श्री राम कॉलेज की घरौंदा मैगजीन। और उसको पलटते पलटते मुझे एक उसमें लेख दिखा जो उस टाइम की मेरे साथ की पढ़ने वाली, जब उस 20 साल पहले कॉलेज स्टूडेंट ने लिखा था। उसमें एक पूरा आर्टिकल रेलवे सिक्योरिटी को लेके था, और उसमें यही लिखा हुआ था उस आर्टिकल को जब मैं पढ़ रही थी कि कैसे जब वो जो बच्चियां थी जो पहली बार अपने घर से निकल के दिल्ली पढ़ने आई थी, और जब छुट्टियां होती थी किस प्रकार से वो लोग ट्रेन से सफ़र करने में वापस जाती थी, वो सफ़र उनके लिए कितना डॉन्टिंग, इंटिमिडेटिंग और कितना स्ट्रेसफुल रहता था। और उसमें उन्होंने लिखा था किस प्रकार से
5-6 लोग एक साथ अपना टिकट कराती थी किसी तरह घर जाने के लिए। जब ओवरनाइट जर्नी होती थी तो वो लोग सब टर्न्स लेती थी बारी बारी कि कौन जग के सिक्योरिटी के लिए अलर्ट रहेगा। उसी में 2-3 और घटनाओं का विवरण था। मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत एक्सपीरियंस उसी दौरान लखनऊ से दिल्ली जाते वक्त कॉलेज के दौरान खुद मैं इन सब चीज़ों को झेल चुकी हूँ। मेरे ख्याल से हर महिला इसको झेल चुकी है। लेकिन आज के दौर पे ये मैं आपको पुरानी 20 साल पुरानी घटनाएं बता रही हूँ जब इस तरह की चीज़ें बहुत ही कॉमन हुआ करती थी और लोगों को वाकई में महिलाओं के अंदर एक डर था। एक वो दौर था और आज का एक दौर है जिसमें महिला सुरक्षा को कितनी प्राथमिकता दी जा रही है। महिला बटालियन का निर्माण हो चुका है आरपीएफ में। आरपीएफ 2018-19 में सबसे ज़्यादा जेंडर फ्रेंडली फोर्स ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया के रूप में सामने आई है, जिसमें 9% से ज़्यादा विमेन रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। महिला सिर्फ प्लेटफॉर्मों पर नहीं बल्कि ट्रेनों के अंदर जा के मेरी सहेली स्क्वाड्स के अंतर्गत काम कर रही हैं। और रेल मदद और आरपीएफ हेल्पलाइन जैसी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी का समावेश हुआ है रेलवे सुरक्षा में, उससे आज की बेटियों को कितनी हौसला मिली है, कितना उनको सुरक्षा प्रदान हुई है। और आज जब मैं ऐसे यंग स्टूडेंट से इंटरेक्ट करने जाती हूँ और उनसे स्टेशन हो गया या ट्रेन के अंदर हो गया या उनके कॉलेजेस जाके जब टॉक्स उनको दी जाती हैं, उनसे बात की जाती है, तो आज उसमें कितना बदलाव आ चुका है, कितना उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। और आज वो सुरक्षित फील करती हैं और उनको पता है कि उनके एक फ़ोन कॉल में आरपीएफ मौके पे उनको हेल्प करने आएगी। और ये जो आपने ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का मैंने अभी आपको उदाहरण दिया, ये ट्रेन एस्कॉर्टिंग के माध्यम से ही संभव हो पाया है। इसीलिए ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी एक बहुत ही संवेदनशील, बहुत ही क्रिटिकल ड्यूटी है आरपीएफ के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए। आइए अब बात करते हैं कि ये ट्रेन एस्कॉर्टिंग किस प्रकार से करनी चाहिए, इसके क्या गाइडलाइंस हैं और किस तरीके से डायरेक्टिव नंबर 33 में और उसके तदुपरांत सिक्योरिटी सर्कुलर्स जो जारी किए गए हैं उसमें क्या दिशा निर्देश आरपीएफ और आरपीएसएफ कर्मियों के लिए जारी किए गए हैं। आरपीएफ की ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी नीड बेसिस पे ज़रूरत के अनुसार सीनियर डीएससी लेवल पर कोऑर्डिनेशन मीटिंग विद जीआरपी करके निर्धारित की जाती है और उसमें वल्नरेबल ट्रेन्स को चिन्हित किया जाता है। इसी के साथ साथ डायनामिक और रैंडम एस्कॉर्टिंग के सिद्धांत को अपनाया गया है और सरप्राइज एलिमेंट को भी इनकॉर्पोरेट किया गया है, जिसमें इवन आईपीएफ लेवल अपने पोस्ट से भी 2-3 घंटे के अंदर बिना नोटिस के एस्कॉर्ट पार्टी लगा सकता है अपनी चिन्हित ट्रेनों में, अपने जुरिस्डिक्शंस के अंदर। आरपीएफ में एस्कॉर्ट पार्टी का संख्या निर्धारित नहीं की गई है। नॉर्मली ये कहा गया है कि एक पार्टी इंचार्ज के साथ 5 कांस्टेबल्स रह सकते हैं, बट आवश्यकता अनुसार इसको कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है और यदि मैन पावर शॉर्टेज है तब भी इसको कम किया जा सकता है। तो अब जानते हैं कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग के कुछ डूज क्या हो सकते हैं। पहले हम लोग जानते हैं ट्रेन एस्कॉर्टिंग में जब आपकी ड्यूटी लगे तो ट्रेन एस्कॉर्टिंग से पूर्व आपको किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी आपकी ड्यूटी लगे तो आप उससे 1 घंटे पहले, जो आपका ट्रेन का डिपार्चर का समय है, उससे 1 घंटे पहले पोस्ट पे रिपोर्ट करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपकी यूनिफॉर्म और आपके जो भी एक्विपमेंट्स हैं वो क्लीन और नीट अवस्था में हो और नेम प्लेट, विशेष ध्यान इस बात पर दीजिए कि नेम प्लेट आप ज़रूर लगाएं। ये सारी जो आपकी यूनिफॉर्म या एक्विपमेंट्स हैं, ये आपकी जो ट्रैवलिंग पब्लिक है उनको एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज कन्वे करते हैं। ये एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मीन्स होते हैं जिससे आपकी एफिशिएंसी सामने वाला परखता है। इन सब बातों का ध्यान रखें। अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन कलेक्ट करिए और इशू करा के उनको सेफली चेक करिए। इसके साथ साथ अपनी ट्रैवलिंग अथॉरिटी, जो कि आपका मूवमेंट ऑर्डर हो सकता है, कमांड सर्टिफिकेट,
और साथ में जो आपकी आवश्यकता की चीज़ें हैं जैसे कि आपका वॉकी टॉकी, आपका CUG फ़ोन, FIR फॉर्म्स, फीडबैक फॉर्म्स, ड्रैगन सर्च लाइट, जो आपके कंसर्न GRP या लोकल पुलिस और ऑफिसर्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं वो हमेशा अपने पास रखिए, और अपनी ड्यूटी बुक, बीट बुक अपने पास रखिए, और जो भी उस एरिया के एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उनकी फ़ोटोग्राफ्स भी अपने पास रखिए, विशेषकर ऐसे क्रिमिनल जो जहर खुरानी के मामले में नोटोरियस हैं। इसके अलावा ड्यूटी में प्रोसीड करने से पहले आप अपना पर्सनल कैश ज़रूर रिकॉर्ड करें, और ये आप कैश रजिस्टर में भी रिकॉर्ड करें, और साथ ही साथ आपकी जो GD है और मूवमेंट ऑर्डर में भी इसको लिखें। इसके साथ आपकी ब्रीफिंग के लिए आप प्रोसीड करेंगे, और ब्रीफिंग में ये बात की विशेष ब्रीफिंग हर बार की जाए कि एस्कॉर्ट पार्टी हैज़ टू बी कर्टियस टू ऑल पैसेंजर्स। आपकी स्वास्थ्य रिलेटेड या कि कोई अन्य परेशानी यदि आपको उस समय है तो ये आप ब्रीफिंग के दौरान ही अपने अधिकारी को अवगत कराएं, या यदि आपके हथियार संबंधी कोई दिक्कतें हैं तो भी आप अपने ब्रीफिंग ऑफिसर को उसी समय आप नोटिस कराएं। इसके बाद जब आप प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो करीब ट्रेन के डिपार्चर जो अलॉटेड टाइम है ट्रेन का उससे 30 मिनट पूर्व आप प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, और ट्रेन एस्कॉर्ट पार्टी 2 टुकड़ी में अपने आप को बांटकर पूरी ट्रेन को, प्लेटफॉर्म को कोम करेंगी, एक इंजन से मिडिल तक और दूसरी गार्ड ब्रेक से मिडिल तक। तो इस तरीके से दोनों एंड से चेक करते हुए आप बीच में आइए। इसके साथ साथ स्टेशन साइड और ऑफ साइड दोनों साइड से आप ट्रेन को एग्जामिन करिए, और जो कोच नंबर्स हैं उनकी सीक्वेंस पोजीशंस, जो SLR हैं उनकी सील की पोजीशंस, लॉक्स की पोजीशंस भी अपने डायरी में नोट कर लीजिए। यदि आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप उसी टाइम कंट्रोल को सूचित कर सकते हैं। वहाँ पे मैकेनिकल स्टाफ रहते हैं, स्टेशन के स्टाफ रहते हैं, उनको आप सूचित कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ये सिक्योरिटी लैप्सेस जैसे सील या लॉक्स की सिचुएशन हो, इवन अगर आपको लग रहा है कि इनएडिक्वेट लाइट है कोच के अंदर तो इसकी भी आप सूचना मैकेनिकल स्टाफ को अवगत करा सकते हैं। अगर कोई इनकमिंग एस्कॉर्ट पार्टी है जो ट्रेन लेकर आ रही है और आपको हैंडओवर कर रही है तो उस इनकमिंग पार्टी से आप मिलेंगे, उनका चार्ज लेंगे और इंक्वायर करेंगे कि उनके ड्यूटी के दौरान कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट तो घटित नहीं हुआ है। जो आपकी ट्रेन आप लेके जा रहे हैं और जिस एरिया में लेके जा रहे हैं उस एरिया की टोपोग्राफी से भी आप संबंधित जानकारी रखें जहाँ से ट्रेन पास होगी। साथ ही साथ जो ट्रेन का गार्ड है, ड्राइवर हैं, उनसे भी आप जाके अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए ट्रेन के डिपार्चर के पूर्व, और उनसे भी आप ये जानकारी लें कि क्या कोई कॉशन ऑर्डर्स हैं, कोई सेक्शंस हैं या कोई शेड्यूल्ड स्टॉपेजेस या अनशेड्यूल्ड स्टॉपेजेस आपके हैं कि नहीं हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपका जो प्रेजेंस है ट्रेन के अंदर वो यात्रियों को विजिबल होना चाहिए। आप यात्रियों से बात करते हुए जाइए, उनसे पूछताछ करते हुए जाइए कि उनको कोई समस्या तो नहीं है, या आप उनको अपना परिचय भी दे सकते हैं कि मैं हम लोग आरपीएफ की एस्कॉर्ट पार्टी की टुकड़ी है और हम लोग इस ट्रेन में मौजूद रहेंगे। आपको अपने दरवाजे, कोच के दरवाजे लॉक कर लीजिए, अपना सामान का ध्यान रखिए। इस तरीके की आप एडवाइस और गाइडेंस भी पैसेंजर्स को देते हुए जाएं। जब आप ट्रेन के अंदर हैं और जब आप एस्कॉर्टिंग, एक्चुअली में ट्रेन अब शुरू हो चुकी है अपने गंतव्य के की तरफ, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि आपको ट्रेन के जो सिग्नल है इंजन विसल्स का, उसकी जानकारी होनी चाहिए। ट्रेन की जो इंजन की जो विसल्स हैं उसमें अलग अलग सिग्नल्स हैं अलग अलग घटनाओं के लिए। जैसे अगर 2 स्मॉल एंड 1 लॉन्ग विसल है तो इसका मतलब एक ACP हुई है या HPD हुई है। अगर 2 स्मॉल विसल्स हैं तो इसका मतलब है ड्राइवर्स आस्किंग फॉर सिग्नल, एंड अगर कंटिन्यूअस स्मॉल विसल्स हैं तो इसका मतलब देयर इज एन इमरजेंसी। अगर कोई ACP होती है या कोई अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज होता है तो ये आरपीएफ एस्कॉर्ट पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो उसको प्रॉम्प्टली चेक करे। अगर कोई अनशेड्यूल्ड स्टॉपेज होता है तो या इवन जब ट्रेन धीरे धीरे स्लो हो रही है तो आरपीएफ स्टाफ से यह अपेक्षा रखी जाती है कि आप तुरंत गेट पे आके आप गेट से आके देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति उतर तो नहीं रहा है या कोई व्यक्ति चढ़ तो नहीं रहा है ट्रेन पे। और जैसे ACP होती है तब भी आप ये उतर के देखेंगे कि कोई व्यक्ति उतरते हुए, भागते हुए आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, किस कोच से ACP हुई है। और आप अपनी टॉर्च जला के, अगर रात का समय है तो
आप अपनी टॉर्च दोनों तरफ चला के देखेंगे इसको। अगर ट्रेन कोच में के दरवाजे ऑफ साइड खुले हुए हैं तो आप इसको इंश्योर करिए कमर्शियल स्टाफ और अन्य स्टाफ की मदद से कि वल्नरेबल सेक्शंस में एंट्रेंसेस जो कोच के हैं वो सारे ना खुले हों, पीछे की तरफ के सब बंद रहें, और जो एक एंट्रेंस है, 2 एंट्रेंस की तरफ स्टेशन साइड के हैं वही खुले रहें। अगर कोई आपको अनडिज़ायरेबल एलिमेंट्स या अनटूवर्ड इंसिडेंट आपकी ड्यूटी के दौरान होता है तो इमीडिएटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको अपने कंट्रोल रूम को सूचना देनी है, और कंट्रोल रूम के माध्यम से जो अगली आरपीएफ पोस्ट होगी, जीआरपी होगा, जो भी आपके कंसर्न होंगे उनको सूचित किया जाएगा। कोई भी यात्रा के समय आपको कोई भी घटना होती है, आपको एक फ्रेंडली एंड कर्टियस बिहेवियर रखना है पैसेंजर्स के प्रति। जो लेडीज़ कंपार्टमेंट है उसमें खास तौर से विशेष ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा विजिल लगा के रखिए, स्पेशली ड्यूरिंग हॉल्ट एट बेसाइड स्टेशंस, और and you should also look out for miscreant activities to prevent entry of male passengers in the female compartment. और साथ ही साथ अगर कोई अनऑथराइज्ड वेंडर्स या अनऑथराइज्ड इवन बेगर्स या इस तरीके की कोई चीज़ों की एंट्री होती है तो उसमें भी आपको कार्यवाही करनी है। और अगर कोई आप देखते हैं कि पैसेंजर्स हैं जो इनफ्लेमेबल या डेंजरस आर्टिकल्स ले जा रहे हैं तो आपको उस पर भी नज़र रखनी है। साथ ही साथ आप पैसेंजर्स को, जैसे मैंने कहा, एडवाइस करिए, उनको भी आप एजुकेट कर सकते हैं कि आप उनको बता सकते हैं कि यदि कोई अपरिचित व्यक्ति आपको कोई खाने की चीज़ या पीने की चीज़ देता है तो आप मत लीजिएगा, क्योंकि ये जहर खुरानी के केसेस हो सकते हैं। साथ ही साथ आप ये भी पैसेंजर्स को एडवाइस कर सकते हैं कि आप अपने अगर दरवाजे बंद रखें, और अगर कोई अनक्लेम्ड या अननोन कोई ऑब्जेक्ट है, कोई अबैंडन्ड ऑब्जेक्ट है तो पैसेंजर्स उसको ना छुएं या आपको सूचना दें। इसके अलावा जब ट्रेन ऐसे स्टेशनों से गुजरती है जहाँ आरपीएफ की पोस्ट है तो आपको एक सिग्नेचर एक्सचेंज करना है अपनी मूवमेंट में और डायरी में विद द आरपीएफ स्टाफ ऑन द कंसर्न प्लेटफॉर्म। अगर कोई घटना होती है तो आपके पास एफआईआर फॉर्म्स भी उपलब्ध रहते हैं। आपको कंसर्न पैसेंजर्स को असिस्ट करना चाहिए उनकी जो प्रॉब्लम है उसको रिजॉल्व करने में। इस बात का बार बार आपके डायरेक्टिव और सर्कुलर्स में मेंशन किया गया है कि ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी को पैसेंजर्स के साथ कर्टियस व्यवहार रखना है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि सॉफ्ट स्किल्स और एम्पैथी ये बहुत ही अहम स्किल्स हैं और ये आपके एक कैरेक्टर और पर्सनैलिटी का भी पार्ट है, व्यवहारिक ट्रेड्स हैं, लेकिन आपकी ड्यूटी का भी ये पार्ट है। अगर आप किसी भी व्यक्ति को देखते हैं कि वो इवन उत्तेजित है या परेशान है तो उसे काम डाउन करना है और उसकी हेल्प करने की आपको कोशिश करनी है, उसको और उकसाना आपको नहीं है। और साथ ही साथ जैसे ही आप वर्दीधारी हो जाते हैं, आप एक यूनिफॉर्म्ड एंड डिसिप्लिन्ड फोर्स के सदस्य हैं, तो आपसे जो डिसिप्लिन और कंडक्ट एक्सपेक्ट किया जाता है वो यूनिफॉर्म बल सदस्य के स्टैंडर्ड का होना चाहिए। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखिए। इवन आपके कंडक्ट रूल्स का भी ये हिस्सा है दैट अपने ड्यूटी के दौरान आपको एक कर्टियस मैनर में ही अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है। इसके अलावा जो कोच में आपके दिव्यांगजन के लिए जो कोच निर्धारित होता है आपकी ट्रेन में, उसको भी आप चेक करिए और देखिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को असिस्टेंस की ज़रूरत तो नहीं है और उसमें भी कोई अनऑथराइज्ड ट्रैवल ना हो। ये कुछ जनरल गाइडलाइंस हैं और हर प्रकार की कंटिजेंसी सामने आ सकती है जब आप ट्रेन एस्कॉर्टिंग कर रहे होते हैं। हर प्रकार की कंटिजेंसी को यहाँ पे फ़िलहाल कवर भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए कुछ जनरल गाइडलाइंस ही आपको दिए जा सकते हैं। मगर अगर आप अलर्ट हैं तो आप मौके पे अपने कॉमन सेंस से और अपनी अलर्टनेस से किसी भी प्रकार के संकट को सामना कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आपके ड्यूटी के दौरान कोई थेफ्ट रिपोर्ट हो जाती है, भले ही वो TOPB जैसे थेफ्ट ऑफ पैसेंजर बिलोंगिंग होती है, तो आपको इसमें भी
असिस्ट करना है उस पैसेंजर को, आप कंप्लेंट फॉर्म फिल करने में उसकी असिस्टेंस दे सकते हैं। आप टीटी को बुला सकते हैं वहाँ पे मौके पे, और उसके प्रेजेंस में आप उसको एक एक्नॉलेजमेंट दिलवा सकते हैं। आपको तुरंत आरपीएफ पोस्ट को इंटीमेट करना है। जैसे मैंने अभी जो आपको कुछ केस स्टडीज़ दी उसमें एग्जैक्टली इसी तरीके की घटना का मैंने विवरण भी आपको दिया कि इमीडिएटली कैसे एस्कॉर्ट पार्टी ने अपने कंट्रोल रूम को सूचित किया और 12 घंटे के अंदर जो लोग व्यक्ति चढ़े थे ट्रेन पे और लोगों के मोबाइल फ़ोन्स और सब छीन के भागे थे उनको कैसे पकड़ लिया गया। तो मौके की कार्यवाही ही सबसे अच्छी कार्यवाही है, और अगर आप मौके पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन निकाल सकें या मैसेज कन्वे टू एंड फोर कर सकें, आप वो कड़ी बन सकें, तो ये बहुत ही अहम बात रहती है कोई भी केस सॉल्व करने में या क्राइम डिटेक्ट करने में। इसके अलावा अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपको कहा कि अगर कोई इस तरीके के केस आती है तो आपको इमीडिएटली अपने डीएस कंट्रोल रूम जो आपका है, डिविजनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम, उसको सूचना देनी है। और अगली पोस्ट में अगर मान लीजिए जीआरपी की कोई पोस्ट है या आरपीएफ की पोस्ट है तो वहाँ से आपको सफिशिएंट हेल्प या बैकअप भी मिलेगा। साथ ही साथ ये कभी मत सोचिए कि ये हमारा काम, कुछ अगर घटना आपके सामने घटित हो रही है या आपको जानकारी मिल रही है किसी घटना की, ये कभी मत सोचिए कि ये मेरा काम नहीं है, आरपीएफ सिर्फ आरपीयूपी करेगी, जो रेलवे एक्ट के ऑफेंसेस हैं वो करेगी। क्योंकि जो हमारा कानून है वो इवन सिविलियंस को जो वर्दी नहीं भी पहने हैं उनको भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी देता है, उनको राइट ऑफ अरेस्ट तक देता है, राइट ऑफ अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन्स। वो अधिकार सारे आपको भी प्राप्त हैं। आपकी आरपीएफ एक्ट भी आपको एम्पावर करती है कि यदि आपके सामने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस आप घटना घटित होते हुए देखते हैं तो आपको उसमें आप कार्रवाई करने के लिए बाध्य हैं, और इसमें थेफ्ट और सब भी इंक्लूडेड है। तो यदि कोई टीओपीबी की घटना है तो उसके लिए भी आप बाध्य हैं कि आप कार्रवाई करेंगे। अगर आपके सामने कोई कल्प्रिट है तो आप उसको अप्रेहेंड करेंगे, आप अरेस्ट करेंगे, और आप यहाँ तक पैसेंजर्स की, आम लोगों की भी मदद ले सकते हैं ऐसे कल्प्रिट्स को अप्रेहेंड करने में। और जब आपको सफिशिएंट बैकअप मिले अगली आरपीएफ पोस्ट से तब आप उन लोगों को हैंड ओवर कर लेंगे। ऐसे अगर कोई घटना हो रही है तो आपको मौके पे उसका पूरे डॉक्यूमेंट्स भी बनाने होंगे। साथ ही साथ अगर कोई मान लीजिए ट्रेन में एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो इसकी भी आपको तुरंत सूचना अपने कंट्रोल रूम में देनी है, और सब पैसेंजर्स जो वहाँ पे मौके पर हैं उनको आपको असिस्ट करना है रेस्क्यू होने में, और उनके पैसेंजर्स के रेस्क्यू के उपरांत जो उन लोगों का पैसेंजर बिलोंगिंग्स हैं, जो रेलवे की प्रॉपर्टी है, उसको आप मौके पे सुरक्षित करने का पूरा प्रयास करेंगे जब तक आपको सफिशिएंट बैकअप नहीं मिल जाता है। जब आपकी ट्रेन डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, अपने गंतव्य पे, आप जहाँ पे आपकी ड्यूटी समाप्त होनी है वहाँ पे जब आप उतरते हैं अपनी ड्यूटी के उपरांत, तो आपको सबसे पहले ट्रेन गार्ड से ऑल ओके लेना है अपने मूवमेंट ऑर्डर में। या फिर हो सकता है कि अगर आप चार्ज दूसरी अगली एस्कॉर्ट पार्टी को हैंड ओवर कर रहे हो तो उनको आप प्रॉपर ब्रीफिंग करेंगे कि आपकी ड्यूटी के दौरान कोई घटना घटित हुई है कि नहीं हुई है, या ऑल ओके है कि नहीं, उनको भी आप अवगत कराएंगे। इसके बाद आप अपने कंट्रोल रूम को सूचित करेंगे कि आपने इस ट्रेन से इस ट्रेन ड्यूटी करी, और अपनी जो आपकी पोस्ट पे जनरल डायरी है, रोजनामचा है, उसमें भी अपनी रिपोर्ट और सब दर्ज कराएंगे। आप अपना कमांड सर्टिफिकेट डिपॉजिट करेंगे, अपने आर्म्स एंड एम्यूनिशन और जो भी अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उसको भी आप पोस्ट पर डिपॉजिट करेंगे, और फिर से पुनः एक बार अपना पर्सनल कैश आप डिपॉजिट करेंगे, वहाँ डिक्लेयर करेंगे सभी। और यदि कोई पैसेंजर्स हैं जो आपकी ड्यूटी के दौरान कोई घटना हो गई है और पैसेंजर की डिपोर्ट कर गए हैं तो उनको आप यथासंभव जो भी हो सकता है उस तरह से आप उनको हेल्प करेंगे, और उनको अगर यहाँ तक इवन अगर एफआईआर रजिस्टर करने में कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए भी आप जीआरपी से कोऑर्डिनेशन करने में प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो आरपीएफ और आरपीएसएफ के एसओज हैं, या तो मैं कहूँगी सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स या इवन सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, उनके लिए इसके अलावा भी कुछ अन्य बातों का ध्यान रखना चाहिए। और सबसे पहली बात है कि आप अगर सुपरविजन करने की जिम्मेदारी एसओज होती है, आपके जो भी जुरिस्डिक्शन में एस्कॉर्ट पार्टीज चल रही हैं, अगर आप इंस्पेक्टर रैंक में हैं तो आपको मिनिमम 3 एस्कॉर्ट्स पर वीक चेक करनी चाहिए। ये मिनिमम संख्या है, इतनी तो आपको करनी ही करनी है, और इससे ज़्यादा जितनी आप करना चाहते हैं,
जितनी आपके आई थिंक जुरिस्डिक्शन में ज़रूरत हो। तो ऑलमोस्ट आपको 12 पर मंथ करनी है। अगर आप ASC हैं तो आपको हफ्ते में मिनिमम कम से कम 2 करनी है, या महीने का 8 कह लीजिए। और सीनियर DSC हैं तो मिनिमम कम से कम 4 करनी है एस्कॉर्ट की चेकिंग। इसके अलावा अगर आप ड्यूटी ऑफिसर हैं और मान लीजिए आप आउट पोस्ट इंचार्ज हैं, पोस्ट इंचार्ज हैं, तो भी आपको 5 ट्रेन्स अ वीक की एस्कॉर्ट पार्टी को मीट करना है। और इसके अलावा आपको सरप्राइज चेक्स और नाइट चेक्स पे भी विशेष ध्यान रखना है। सारे सुपीरियर ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स और सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप रेगुलर सरप्राइज चेक्स और नाइट चेक्स अपनी जब करेंगे तो अपने ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी के भी चेक्स करेंगे। इसके अलावा जो आपकी IVG टीम्स होती हैं वो भी ट्रेन एस्कॉर्टिंग पार्टी पे विशेष ध्यान रखती हैं और विशेष चेक्स करती हैं। और इन्हीं जो ऑफिसर्स हैं जो सुपरविजन कर रहे हैं एस्कॉर्ट पार्टीज़ का, आपके ड्यूटी ऑफिसर्स हो गए, आपके पोस्ट इंचार्जेस हो गए, उसके ऊपर के अधिकारी हो गए, आप लोगों का विशेष ध्यान इस बात पर रखना है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन पे है तो उसको एस्कॉर्ट पार्टी में नहीं भेजा जाएगा। ये बहुत ही सीरियस ऑफेंस माना जाता है, क्योंकि ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटीज़ आमतौर में आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के साथ हो रही हैं। और यहाँ पे आप कोई बिल्डिंग को गार्ड नहीं कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट को नहीं गार्ड कर रहे हैं, बल्कि आप यात्रियों के बीच ट्रैवल कर रहे हैं विद आर्म्स एंड एम्यूनिशंस। और ऐसी सिचुएशन में अगर थोड़ी सी भी केयरलेसनेस बढ़ती जाए तो कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। यहाँ पे लाइव्स कैन बी एट स्टेक। कि अगर ट्रेन के अंदर आप ऐसे सोचिए कि एक भरा हुआ कोई कोच है लोगों से, और वहाँ पे अगर इवन कोई गोली गलती से चल जाए, एक्सीडेंटल फायरिंग का भी केस हो जाए, तो क्या खतरा हो सकता है, कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो इसमें कोई भी ज़ीरो टॉलरेंस बिल्कुल आपको रखना है। अगर कोई इस तरीके का स्टाफ आपको दिखता है तो इमीडिएटली आप उसकी डायरी करेंगे और उनको आप मेडिकल टेस्ट के लिए भेजेंगे। सीनियर ऑफिसर्स जिनका मैंने भी नाम लिया, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप RPF के व्यक्तियों से जब भी सुरक्षा सम्मेलन करें या जब भी उनसे इंटरैक्ट करें तो फ्रीक्वेंटली उनको इस बारे में काउंसिल किया जाए। अगर कोई हैबिचुअल है ड्रंकनेस के लिए या आपका कोई ऐसा स्टाफ है तो उसको आप इस तरीके की संवेदनशील ड्यूटी पे ना लगाएं। इसके अलावा SO से ये भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने लेवल के फील्ड ऑफिसर्स से प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखेंगे, क्योंकि ट्रेन एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसमें कई डिपार्टमेंट्स साथ में काम कर रहे हैं। आपके TT से लेकर जो ट्रेन की सफाई करने वाले होते हैं, जो गार्ड हो गए, लोको पायलट हो गए, कई विभागों का इसमें रोल है। तो एस्कॉर्ट पार्टी आइसोलेशन में काम नहीं कर रही है। अगर कोई घटना होती है तो सबसे पहले मान लीजिए अगर ट्रेन ऑब्स्ट्रक्शन भी हो गया, ACP भी हो गया और ट्रेन में एस्कॉर्ट पार्टी है तो गार्ड द्वारा मेमो दिया जाता है, और यही मेमो कह लीजिए कि एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का काम करता है जिस पे RPF का कार्यवाही करेगी। तो आपको सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, ऑपरेटिंग, कमर्शियल, मैकेनिकल, जो भी फील्ड के स्टाफ हैं, उन सब से आपको समन्वय बना के रखना बहुत ज़रूरी है। विशेष रूप से बार बार इस पर बहुत ध्यान दीजिए कि हथियारों का जो हैंडलिंग है ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी के दौरान, उस पर बहुत केयर एंड कॉशन बरतने की ज़रूरत है। प्रॉपर अगर स्लिंग्स आपको मैंडेट की गई हैं तो स्लिंग्स होनी चाहिए, अगर होल्स्टर में रखना है तो होल्स्टर में होना चाहिए, और कभी भी आप अपने हथियारों को लूज़ या अपने बॉडी से अलग आप नहीं करेंगे। ये नहीं होना चाहिए कि आप कहें कि भाई मान लीजिए बाथरूम में जाना है, कुछ आपको कि थोड़ी देर के लिए चलो मैं इसको यहाँ अनअटेंडेड रख देता हूँ, मैं 5 मिनट में वापस आ रहा हूँ। तो ये सब आपको बहुत सेंसिटाइज होने की ज़रूरत है कि वेपन हैंडलिंग इज़ एन एक्सट्रीमली सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें आपको ड्यू केयर एंड कॉशन रखना है। तो अपने सभी स्टाफ को आप इसमें ज़रूर सेंसिटाइज करने का प्रयास करिए, और स्पेशली माउंटिंग एंड डिसमाउंटिंग के टाइम, ब्रीफिंग एंड रीब्रीफिंग का जो टाइम है उसको इन सब चीज़ों के लिए यूटिलाइज करिए। इसी के अलावा ड्यूटी के कुछ डोंट्स भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ा डोंट यही है कि ड्यूटी पे
आप किसी प्रकार की इनडिसिप्लिन एक्टिविटी में संलिप्त ना होइए या कोई ऐसी कृत्य आप मत करिए जिससे आपकी बल की छवि धूमिल हो। कोई भी अनडिज़ायरेबल या अनवारंटेड एक्टिविटी जो आपको लगता है कि विच विल ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द फोर्स एंड विच विल टार्निश द इमेज ऑफ द फोर्स, ऐसा आप मत करिए। जैसे आपको बोला गया है कि आपको पैसेंजर्स के साथ कर्टियस रहना है और चेकिंग के नाम पे अननेसेसरी हैरेसमेंट नहीं होना चाहिए। केयरलेसली हैंडल मत करिए वेपन्स को, और कभी भी किसी को वेपन से या अन्य तरीके से इंटिमिडेट मत करिए। जब भी आप चेकिंग करें तो आपका नेम प्लेट ज़रूर डिस्प्ले पे रहना चाहिए प्रोमिनेंटली, और उसको उतार के नहीं रखना है। और एक बात का अहम ध्यान रखिए, और वो ये है कि जब आप ट्रेन एस्कॉर्टिंग ड्यूटी कर रहे हैं तो आप पब्लिक में बहुत ही प्रोमिनेंटली विजिबल रहते हैं। आपकी पहचान आपकी वर्दी बन जाती है और आप पूरे बल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि सिर्फ अपने आप को। अगर आप अच्छा काम करेंगे तो पूरे बल की छवि को आप गौरवान्वित कर देंगे, और अगर आप कोई ऐसा कृत्य करेंगे जो असराहनीय है तो पूरी बल की छवि आपके कंधों पे उस समय है जब आप पब्लिक के सामने हैं। दूसरी बात कि आज का जो दौर है वो टेक्नोलॉजी का दौर है, और हर व्यक्ति के पास आज एक मोबाइल फ़ोन है और उस मोबाइल फ़ोन पे एक कैमरा है। तो आप ये मान के चलिए, आप प्रिज्यूम करके चलिए कि हर व्यक्ति आपके सामने जो बैठा है वो एक मीडिया रिपोर्टर है। अगर वो आप कोई भी वीडियो बनाएगा तो कल को वो वायरल होने में टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे आप काम मत करिए जिसकी वजह से आपका कोई ऐसा वीडियो वायरल हो जो अशोभनीय हो और जो बल की छवि को धूमिल करे। हमेशा ऐसे काम करिए जो आपको, जो हमारे बल का मोटो है यशो लभस्व, यश की प्राप्ति हो आपके साहस के थ्रू या आपके कर्तव्यपरायणता के थ्रू। जो अच्छा काम करते हैं, अगर आप चाहें तो आप रूटीन ड्यूटी करिए, आप माउंट होइए, आप कहीं जाके बैठ गए, थोड़ा टहल घूम लिए, डिसमाउंट हुए, आ गए, या फिर उसी वक्त को, उसी टाइम को जो आप यूज़ कर रहे हैं थोड़ा और अच्छे से एक्टिव ड्यूटी करिए। और फिर वहाँ एक तीसरे श्रेणी के लोग हैं, आरपीएफ के बल सदस्य हैं जो प्रोएक्टिव ड्यूटी कर रहे हैं। और आरपीएफ एस्कॉर्ट ड्यूटी वो अहम अवसर है जहाँ अगर आप प्रोएक्टिव ड्यूटी करते हैं तो आप आपकी नौकरी तो है ही, और आपको इसकी सैलरी भी मिल रही है, इससे आपके घर का चूल्हा भी चल रहा है और रोटी भी बन रही है। लेकिन ये ऐसा अवसर भी है उसके साथ साथ जो सिर्फ वर्दीधारियों को मुझे लगता है प्राप्त है कि आप अपनी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ योर ड्यूटी, और जो आपका नौकरी है उसके रूटीन कामों में ही आप समाज सेवा कर सकते हैं और आप देश सेवा कर सकते हैं, यदि आप अपनी ड्यूटी डिलिजेंटली करें, मन से करें, प्रोएक्टिवली करें। कितने ऐसे केसेस हैं जो आरपीएफ में जितने आप रिवॉर्ड्स देखते हैं, और वो सबसे उच्चतम कोटि के रिवॉर्ड से लेकर आपका जीवन रक्षा पदक हो गया, राष्ट्रपति पुरस्कार, मिनिस्टर ऑफ रेलवे के अवार्ड्स, जीएम अवार्ड, डीआरएम अवार्ड, या इवन डीजी इंसिग्निया और कमेंडेशन डिस्क, जो अच्छा और सराहनीय काम किए हैं एस्कॉर्ट पार्टीज उनको मिलती है, और ये अवसर आप सबको समान रूप से मिला हुआ है। और मैं आशा करती हूँ कि आरपीएफ या आरपीएसएफ का प्रत्येक बल सदस्य हमारे प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करेंगे और कर्मचारी से कर्मयोगी का सफ़र तय करेंगे, और अपने कर्तव्यों के निर्वहन में रेलवे की सुरक्षा और देश के विकास में अहम योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत।